Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 8 of the 5th chapter Management Matter of class 12. In this part, I am going to discuss the topics which are Gauss's law in magnetization, magnetic intensity, magnetic permeability, and in last, magnetic susceptibility. First of all, Gauss's law in magnetism. चुंबकत्व में गॉस का नियम, और इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिफरेंट 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस. ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफरेंट बोर्ड 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में. तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है? Similar to Gauss's law in electrostatics, there is a Gauss's law in magnetism also, which states that total magnetic flux through a closed surface is 0. Write down total magnetic flux through a closed surface. Magnetic flux through a closed surface is 0. किसी बंद तल से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है. ये गॉस का चुंबकत्व में गॉस का नियम है. इट इज कॉल्ड गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0. क्लोज सरफेस, टोटल कहें या नेट कहें एक ही चीज़ है, नेट और टोटल. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0. और इन मैथमेटिकल फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज surface is 0. Total magnetic flux through a closed surface is 0. In mathematical form, that is, we can represent it as integral phi b. Magnetic flux का सिंबल होता है phi b. Phi b for magnetic field. Electric flux का सिंबल phi e. तो phi b is equal to phi b is equal to integral over closed loop b vector dot ds vector or dA vector. ds is the small area vector. ds vector is the small area vector and that equals to 0. तो अगर कोई क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड है, क्लोज सरफेसेस, उसका स्मॉल एलिमेंट ds है, तो ds वेक्टर जो होगा उस स्मॉल एरिया पर डाला गया नॉर्मल होगा. जैसे कि क्लोज सरफेस सपोज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस का एक स्मॉल एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड है क्लोज सरफेस, ये मैग्नेटिक, और यहाँ इसका एक स्मॉल एरिया, इसका ds यहाँ सपोज किया जाता है. ds इज द स्मॉल एरिया. ये ds स्मॉल एरिया है, इस क्लोज सरफेस है, और ds एक स्मॉल एरिया है. अब इस पर नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा, तो वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल फॉर्म करे, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में ये क्लोज सरफेस सिचुएटेड है मैग्नेटिक फील्ड में, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. अगर बी वेक्टर इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ ds स्मॉल एरिया है, छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट है पूरे क्लोज सरफेस का. और इस पर जो नॉर्मल ड्रॉन करते हैं वह नॉर्मल, इस डायरेक्शन में नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉन किया. इस पर मान लिया कि नॉर्मल को ON से हम रिप्रेजेंट करें, तो इस स्मॉल एरिया पर जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया गया है फिगर में इस लाइन से. दीज आर द लाइन विच रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अगर एंगल थीटा फॉर्म करे, डायरेक्शन नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया ds, तो ds के लॉन्ग जो है, इस नॉर्मल के लॉन्ग जो वेक्टर होगा उसको, इस नॉर्मल के लॉन्ग एरिया पर नॉर्मल जो ड्रॉन करेंगे उसके लॉन्ग एक वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, एंड दैट वेक्टर इज कॉल्ड ए स्मॉल एरिया वेक्टर, दैट इज ds वेक्टर. तो ds वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का b के डायरेक्शन से एंगल थीटा है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस b वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेसेस. इस क्लोज सरफेसेस से पास करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह मैग्नेटिक फील्ड v वेक्टर और स्मॉल एरिया वेक्टर ds वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर, दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होगा. और गॉस के अनुसार जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उस क्लोज सरफेस से वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. B is the magnetic field, B vector is the magnetic field
ds vector is a small area vector which is represented in the figure, in the diagram, along the normal ON, which makes angle theta to the direction of magnetic field B vector. This is the direction of magnetic field vector, which is represented by arrow mark B vector. These are the lines passing through the closed surface along which direction of magnetic field is represented. गॉस लॉ इन दिस मैथमेटिकल दैट इज फाइव इज इक्वल टू मैथमेटिकल फॉर्म में गॉस लॉ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड इन अ स्टेटमेंट नेट और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस से जीरो. किसी भी बनतल से गुजरने वाला या संबद्ध कुल विद्युत, किसी भी बनतल से संबद्ध कुल विद्युत कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है. और मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं फाइव ही सिंबल है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का, इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. एंड इट इज कॉल्ड गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म. It is called Gauss's law in magnetism. Gauss's law in magnetism. Two informations come from Gauss's law in magnetism. It suggests that total number of magnetic field lines entering a closed surface is equal to the total number of magnetic field lines leaving out the surface. And second information it suggests we get from the Gauss's law in magnetism is monopole, monomagnetic pole is not possible. Monomagnetic poles means north pole, either only north pole or only south pole cannot be possible. किसी भी चुंबक का मैग्नेट का केवल नॉर्थ पोल या साउथ पोल, केवल साउथ पोल पॉसिबल नहीं है, जबकि सिंगल चार्ज पॉसिबल है. क्योंकि अगर इसको हम कंपेरिजन करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दैट इज फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस. विद्युत फ्लक्स में हम देख चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वह किसी बंद तल से गुजरने वाला या बंद तल से संबद्ध जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उसके अंदर स्थित आवेश Q का 1/ε0 टाइम्स होता है. इसलिए अकेला सिंगल पॉइंट चार्ज, अकेला आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव पॉसिबल है, लेकिन मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है किसी क्लोज सरफेस से जीरो होता है. तो गॉस लॉ सजेस्ट दैट, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म सजेस्ट दैट two information we get from the Gauss's law in magnetism. Gauss's law in magnetism suggests that monomagnetic pole cannot be possible. केवल सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल पॉसिबल नहीं है. बट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जितना इंटरिंग ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरिंग ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द those living the equal to the number of magnetic field lines living the closed surface. जितना इंटर करेगा उतना ही बाहर से निकल जाएगा, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो. तो Gauss's law in magnetism suggests that number one, number of magnetic field lines entering a closed surface is equal to number of magnetic field lines number of magnetic field lines entering a closed surface is equal to number of magnetic field lines leaving out the surface. Therefore net magnetic flux through a closed surface is zero. यही कारण है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से जीरो होता है, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इंटर करेगा उतना ही किसी क्लोज सरफेस से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इंटर करेगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर हो जाएगा. चाहे किसी पोल पर देख सकते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल के अराउंड एक क्लोज सरफेस ले लें या साउथ पोल पर के अराउंड जो है क्लोज सरफेस ले लें, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेगा उतना बाहर निकल जाएगा. देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो. द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस entering a closed surface is equal to number of magnetic field lines leaving the dead surface equal to जितना इंटर करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा. number of is equal to the
is equal to the number of magnetic field lines leaving the surface, equal to the number of magnetic field lines leaving the surface. Write down it, magnetic field lines leaving the closed surface, leaving the closed surface, leaving the closed surface. So net flux, net magnetic flux through a closed surface is 0, leaving the closed surface. And second very important suggestion we get from Gauss's law in magnetism, that monomagnetic pole is cannot be possible. Monomagnetic pole मतलब single north pole या single south pole cannot be. Monomagnetic poles cannot be possible. And second information is monomagnetic pole. Write down second information. Now second information is monomagnetic poles, single magnetic poles, either north pole or south pole. Monomagnetic pole, either north pole, only north pole, either north magnetic pole, either north pole और साउथ पोल. जब भी होगा तो एक पेयर के रूप में होगा. मैग्नेटिक पोल्स जब भी प्रेजेंट रहेगा तो एक पेयर के रूप में होगा. तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म से ऑब्टेन होता है. आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल. सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है. साउथ पोल. मोनोमैग्नेटिक पोल्स, दैट इज आइदर नॉर्थ पोल और मोनोमैग्नेटिक पोल मीन्स सिंगल, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल. Monomagnetic pole, that is either north pole or south pole, cannot be possible. Cannot be possible. इसीलिए बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी में हमने जब चैप्टर ये स्टार्ट हुआ था तो बतलाया था कि बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट का केवल नॉर्थ पोल या साउथ पोल पॉसिबल नहीं है. तो उसका कारण यही है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0. इसलिए केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज ऑल अबाउट गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए. नाउ वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक्स ऑल्सो. नाउ द second term topic in this part 8 I am going to discuss is magnetization. हिंदी में चुंबकन. जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, या कुछ अदर मटेरियल्स भी, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैविंग categorized in 3 categories: diamagnetic materials, ferromagnetic materials, and paramagnetic materials. In the next part, I will discuss classification of magnetic materials. But in this part, I am going to define magnetization or intensity of magnetization. It is a vector quantity. If magnetization is the extent to which a magnetic material is magnetized when it is kept inside the external magnetic field or magnetizing field. The magnetic field which magnetized a magnetic material is called magnetizing field. The magnetic field which magnetized a magnetic material is called magnetizing field. The magnetic field or magnetizing field. Magnetizing field is the magnetic field which magnetizes a magnetic material. So the extent to which a magnetic material is magnetized when it is kept inside the external magnetic field or magnetizing field is called magnetization. अगर किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो जिस हद तक वह मैग्नेटाइज हो जाएगा, जिस हद तक वह चुंबकित हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन कहते हैं. जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा या मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाएगा तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है. मतलब उस मटेरियल में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाते हैं. इस प्रकार एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है. When a magnetic material is placed inside the magnetizing field, north pole and south poles are induced in that material, and thus that material having a magnetic having a
magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment per unit volume of a magnetic material is defined as a vector, and that vector is called intensity of magnetization or magnetization vector. So I can define magnetization vector, intensity of magnetization, as इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, इसी को वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, एंड इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड, क्योंकि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे, तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसमें इंड्यूस हो जाएगा उस मैग्नेटिक मटेरियल में। तो इस प्रकार मैग्नेटिक मोमेंट जब डाइपोल प्रोड्यूस इंड्यूस हो जाएगा तो उसमें डाइपोल हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, magnetic dipole moment per unit volume of a magnetic material which is placed in the magnetizing field or magnetic field. It is defined as the magnetic dipole moment per unit volume. उस मैग्नेटिक मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, या चुंबकीय, इसको चुंबकन तीव्रता कहा जाता है। इट इज हिंदी में, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूसेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड magnetic field, and it is a vector quantity. It is called intensity of magnetization or magnetization vector. It is a vector quantity. Its symbol is m vector or I vector. Its symbol is m vector और I vector. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है किसी बार मैग्नेट में, तो वही डायरेक्शन होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का। इट सिंबल इज एम वेक्टर और आई वेक्टर, कैपिटल एम वेक्टर और कैपिटल आई वेक्टर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर अपॉन वॉल्यूम। फार्मूला हो गया इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, चुंबकन तीव्रता का, एम वेक्टर जो कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मैग्नेटिक मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, और बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एम अपॉन वी। एक फार्मूला हो गया मैग्नेटिक मोमेंट बाई वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर है, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या चुंबकन तीव्रता। ये इक्वेशन 1 हो गया फार्मूला इसका, और एम को आप लिख सकते हैं, और आई वेक्टर सेकेंड फार्मूला, एम वेक्टर इक्वल टू एम इंटू 2l। अगर उस मैग्नेटिक मटेरियल का लेंथ बार मैग्नेट के लेंथ के इक्वल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम राइट कर सकते हैं m इंटू 2l। एम इज द पोल स्ट्रेंथ, m जो है ध्रुव प्रबलता है चुंबक का, वो चुंबकीय पदार्थ के ध्रुव प्रबलता है। मैंने उस मैग्नेटिक मटेरियल को अगर चूँकि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो मैग्नेटाइज हो गया है, तो चुंबक जैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट जैसा, तो उसका भी लेंथ 2l मान लें, और उसके पोल का, क्योंकि उसमें भी उस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंड्यूस हो गया है, तो इसलिए उसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव की जो प्रबलता है, ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m, और 2l उसकी लंबाई है उस मैग्नेटिक मटेरियल का, जो कि बार मैग्नेट के लेंथ के इक्वल है, और वॉल्यूम हो जाएगा ये m, तो m वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, जो कि पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट और लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया ए है और लेंथ जो है मैग्नेटिक मटेरियल का 2l, जो कि इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट। 2l से 2l कैंसिल हो जाएगा, दैट इज m बाई ए। सो मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, दिस इज द पोल स्ट्रेंथ, m इज द पोल स्ट्रेंथ of the bar magnet or the
मैग्नेटिक मटेरियल, हेयर द मैग्नेटिक मटेरियल इज ऑल्सो मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटिक मटेरियल को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी मैग्नेट का गुण उसमें भी आ जाएगा, तो उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसी के कारण तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है, जिसको एम वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो ओरिजिनल डिफिनीशन हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज एम वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर है पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हो गया एम वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, भी वॉल्यूम में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम है तो यूनिट वॉल्यूम में एम बाई वी हो जाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट सिंबल इज एम वेक्टर और आई वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है, तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का भी डायरेक्शन वही होगा, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल और ऑफ द बार मैग्नेट। एंड भी द वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, भी जो है भी वॉल्यूम है, आयतन है मैग्नेटिक मटेरियल का। तो चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर में मैग्नेटिक मोमेंट में वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑब्टेन होगा, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो अगर मैग्नेटिक मटेरियल का लेंथ 2L मान लें, जो कि चूंकि मैग्नेटिक मटेरियल भी तो मैग्नेट जैसा ही हो गया, उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल इंडोस हो गया, तो एम वेक्टर को हम लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू 2L, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, और वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, दैट इज एरिया A एंड 2L इन द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल और बार मैग्नेट, दैट इज m बाई A, दैट इज सेकेंड फार्मूला इज पोल स्ट्रेंथ बाई एरिया, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। ये सेकेंड फार्मूला हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का, जिसको चुंबकन तीव्रता हिंदी में कहा जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे सेकेंड डिफिनीशन? पहला डिफिनीशन तो हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल विच इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को उस चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन तीव्रता कहा जाता है। इसको हिंदी में भी मैंने डिफाइन कर दिया। और दूसरा डिफिनीशन हो गया आई इक्वल टू एम इंटू पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ के या किसी चुंबक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल का जो ध्रुव प्रबलता होगा, अट्रैक्शन पावर होगा प्रत्येक पोल का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, तो उसको हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट इज डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति इकाई क्षेत्रफल की ध्रुव प्रबलता को, ध्रुव सामर्थ्य को हम चुंबकन तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता सदिश इसको कहेंगे। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, चुंबकन सदिश या चुंबकन सदिश या चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन सदिश या चुंबकन सदिश उसको कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो हिंदी में भी इसको मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये पोल स्ट्रेंथ हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो नाउ यूनिट्स ऑफ SI यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर होता है अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। एक पावर मीटर का कैंसिल हो जाएगा नीचे से डिनोमिनेटर से, तो इसलिए एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज चुंबकन तीव्रता और मैग्नेटाइजेशन चुंबकन सदिश, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हिंदी में वेक्टर इज। अब देखिए पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया है, ध्रुव प्रबलता स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव प्रबलता उसका SI यूनिट एम्पियर मीटर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। A इज द एरिया ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ का क्षेत्रफल है, और m चुंबकीय पदार्थ की ध्रुव प्रबलता है। तो ध्रुव प्रबलता का हो गया एम्पियर मीटर और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो एम्पियर पर मीटर और प्रति मीटर एम्पियर भी कह सकते हैं या एम्पियर पर मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज एम्पियर पर मीटर। इसको एम्पियर को S सिंबल से, मीटर को M से, स्मॉल m से, तो m-1। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, डायमेंशनल फार्मूला
of the magnetization vector or intensity of magnetization vector is इसी से यूनिट से ही डायमेंशन फार्मूला हम इसका ये लिख सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इक्वल्स टू एल लेंथ है, लेंथ का L-1 है मीटर इनवर्स, तो L-1 और एम्पियर का ये हो जाएगा कैपिटल ए और आई एम्पियर का। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल आई और कैपिटल ए होता है, तो L इनवर्स ए या L-1 इसको लिखा जा सकता है अंदर ब्रैकेट। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर। और एक और क्वांटिटी से रिलेटेड है जिसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं, तो उसका भी यूनिट वो भी जो है इंटेंसिटी ऑफ वो भी मैग्नेटाइजेशन के ही प्रोपोर्शन होता है, तो उसका भी यूनिट यही होता है एम्पियर पर मीटर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in free space to the permeability of free space or vacuum, magnetic intensity. Now the next topic I am going to discuss is magnetic intensity, which is related to proportional to magnetization, which is related to magnetization by a relation. That relation I will obtain certainly. Now magnetic intensity it is also a vector quantity with the symbol is H vector and it is defined as the ratio of B0 to mu0 और इसका सिंबल होता है H vector. It is also a vector quantity and it is defined as the ratio of magnetic field, external magnetic field or magnetic field in free space B0 upon mu0. Mu0 is the permeability of free space or vacuum and B0 is the external magnetic field or magnetic field in free space, where write down where B0, तो ये दोनों का रेशियो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या निर्वात या शून्य का जो चुंबकीय क्षेत्र, निर्वात या शून्य में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा या बाहरी चुंबकीय क्षेत्र और निर्वात की चुंबकनशीलता, दोनों का अनुपात, दोनों का रेशियो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू द permeability of free space or vacuum, which is given by H is equal to B0 vector upon mu naught, where B0 is the external magnetic field or magnetic field due to in air or vacuum, magnetic field in air or vacuum, magnetic field in vacuum. So it is represented by suffix 0 because magnetic field, it is the magnetic field in vacuum or external magnetic field, we can call it magnetic field in vacuum, and mu naught is the permeability of free space or vacuum. The value of mu naught we know very well, magnetic permeability of free space or vacuum, which is 4 pi into 10 to power minus 7 Henry per meter or Tesla meter per ampere. Permeability of vacuum. Permeability of vacuum is mu naught, which is 4 pi into 10 to the power minus 7 Henry per meter or Tesla meter per ampere, which is the unit of permeability of free space or vacuum. Now it is related to magnetization also. We can relate magnetic intensity to magnetization by a relation. I am going to obtain that relation. Relation between H magnetic intensity and magnetization I vector. Relation between magnetic intensity, that is H vector, and intensity of magnetization I vector. If a material is placed in the external magnetic field, then total magnetic field inside the total magnetic field is equal to, not only equal to the external magnetic field, but it is also equal to the magnetic field, external magnetic field plus magnetic field due to the material. उस मटेरियल में के कारण जो है उस मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में उस मैग्नेटिक फील्ड के मीडियम के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के जिस मीडियम के कारण, जिस मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल बना हुआ है, तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसको BM से डिनोट करेंगे. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मटेरियल. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B वेक्टर इक्वल टू B नॉट which is the external magnetic field, or if current I flows through a solenoid, then
then there is also magnetic field set up inside the solenoid which is given by B naught equal to mu naught Ni। जब किसी सोलेनॉइड से भी करंट फ्लो करते हैं I तो उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है और वह मैग्नेटिक फील्ड होगा बी जीरो इक्वल टू म्यू नॉट Ni। यहाँ म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम है, निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता, हिंदी में उसको कहा जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और एन जो है उस सोलेनॉइड परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में लपेटों की संख्या है, फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, ये आप जानते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को, अब सोलेनॉइड में किसी मटेरियल को रख दिया जाए तो अभी मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो उसमें भी एक मटेरियल अंदर माने इंटरनल उसमें मैग्नेटिक मटेरियल के कारण उसके मटेरियल के कारण या मैग्नेटिक फील्ड के कारण सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा तो उसको जो है BM से डिनोट करेंगे। BM दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल और मीडियम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज BM। तो B इक्वल टू B नॉट प्लस BM। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहिए या सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, तो B नॉट प्लस BM जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड उसमें सेटअप हुआ ड्यू टू द मीडियम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। तो B इक्वल टू B जीरो प्लस BM और ये BM जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल BM is directly proportional to intensity of magnetization and that can be written as BM is equal to mu naught m vector I vector or m vector, mu naught I vector, I write here I vector। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया B0 दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड B0 एंड प्लस BM इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक मटेरियल। उसके कारण भी मैग्नेटिक मटेरियल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और बाहरी जो सोलेनॉइड से होकर करंट फ्लो करा रहे हैं उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। B0 को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड समझ सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम इसको समझा जा सकता है। म्यू नॉट इंटू आई, BM इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एंड B0 फर्दर कैन बी रिटन एज B0 फ्रॉम हेयर दिस रिलेशन H इक्वल टू B0 बाई म्यू जीरो। यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 माना जा सकता है। तो B0 की जगह आप लिख सकते हैं B0 इक्वल टू म्यू जीरो इंटू H वेक्टर प्लस म्यू जीरो इंटू आई वेक्टर दैट इज म्यू जीरो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया जा सकता है। म्यू जीरो इक्वल टू H वेक्टर प्लस आई वेक्टर, H इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड आई वेक्टर इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नाउ वी कैन ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन magnetic intensity H and my intensity of magnetization I। So we can we have now we have H plus I is equal to B by mu zero। we can write H plus I or H vector plus I vector equals to B vector upon mu naught। therefore H equals to H vector equals to B vector upon mu zero, B vector upon mu zero minus I vector। this is the relation which can be given equation number 2। यहाँ 1 था पहले B0 इक्वल टू H इक्वल टू B0 बाई म्यू जीरो। तो यहाँ रिलेशन आ गया, दिस इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी H वेक्टर एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I वेक्टर। तो ये H वेक्टर I से रिलेटेड है डायरेक्टली, देयरफॉर SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज ऑल्सो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर I वेक्टर का यूनिट था एम्पियर पर मीटर, इसका भी वही होगा एम्पियर पर मीटर। देयरफॉर बिकॉज इट इज H इज डायरेक्टली रिलेटेड टू I वेक्टर, सो वी कैन राइट। और B को लिख सकते हैं म्यू जीरो H, तो ये सीधे म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल हो गया तो H वाला ही डायमेंशन आ जाएगा।
एच टर्म ही आ जाएगा, तो केवल आई टर्म ही होगा, मतलब एच जो है रिलेटेड है डायरेक्टली आई के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के। देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर इज एम्पियर पर मीटर, और डायमेंशन फार्मूला इज ऑल्सो सेम L-1। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी is same as that of the intensity of magnetization, which is ampere per meter. Magnetic intensity H vector is same that of the magnetization। जो चुंबकन तीव्रता का जो मात्रक है वही एसआई मात्रक, वही मैग्नेटिक चुंबकीय तीव्रता का भी होगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हिंदी में चुंबकन तीव्रता कहते हैं और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को चुंबकीय तीव्रता। तो जो चुंबकन तीव्रता आई वेक्टर का जो यूनिट है, आई वेक्टर का एम्पियर पर मीटर, तो वही यूनिट यहाँ भी होगा इसका भी, क्योंकि एच वेक्टर आई वेक्टर से एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है। एच वेक्टर इज एम्पियर पर मीटर एंड इट्स डायमेंशन फार्मूला इज सेम एम्पियर L-1। इट्स डायमेंशन फार्मूला, दैट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू एम्पियर पर मीटर, दैट इज एम्पियर को का डायमेंशन सिंबल ए होता है और मीटर एसआई यूनिट है लेंथ का, तो लेंथ का डायमेंशन सिंबल एल होता है, तो L-1। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का चुंबकन तीव्रता का जो एसआई यूनिट है या जो बीमीय सूत्र है डायमेंशन फार्मूला, वही डायमेंशन फार्मूला और वही यूनिट, वही एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बीमीय सूत्र, इसका भी होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का भी होगा, चुंबकीय तीव्रता का भी होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड इन लास्ट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। Now next topic in this part is magnetic permeability, whose symbol is mu, and it is defined as the power of conducting magnetic field lines by a substance, or the extent to which magnetic field lines enter through a substance is called its permeability। जिस हद तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी पदार्थ से होकर के, चुंबकीय पदार्थ से होकर गुजर सकती हैं, पास कर सकती हैं, तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो चालन शक्ति है उस चुंबकीय पदार्थ द्वारा, उसको हम उस चुंबकीय पदार्थ की चुंबकनशीलता कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय ए सब्सटेंस, और द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर थ्रू ए सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से होकर कितना अधिक से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सकता है, उसको हम उस पदार्थ की परमिएबिलिटी या हिंदी में चुंबकनशीलता कहते हैं। तो जिस मटेरियल से जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार करेगा, किसी पदार्थ से जितनी अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पार करेंगी, वह पदार्थ उतना ही, उस पदार्थ की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, उसकी चुंबकनशीलता उतनी ही अधिक होगी। जितना अधिक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कोई मैग्नेटिक मटेरियल पार करा सकता है, तो उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा, इफ़ द कंडक्शन पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय ए सब्सटेंस इज मोर, देन इट्स परमिएबिलिटी इज ऑल्सो मोर। तो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पार कराने की एबिलिटी ज़्यादा है किसी मटेरियल का, तो उसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा। और कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पार कराता है तो उसकी परमिएबिलिटी भी कम होगी। तो ये चालन शक्ति है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, किसी चुंबकीय पदार्थ द्वारा पार कराए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो चालन शक्ति है, कितना अधिक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पार करा सकता है अपने से होकर, कोई मटेरियल अपने से होकर, कोई पदार्थ अपने से होकर, जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पार करा सकता है, तो उस पदार्थ की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की चालन शक्ति होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहेंगे। तो इट इज द पावर ऑफ कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय ए सब्सटेंस, और एक्सटेंट टू विच, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच, एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू ए substance is called magnetic permeability of that substance. Its symbol is mu and its formula is B by H. Mu is equal to magnetic permeability, mu is equal to magnetic field B
और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज B अपॉन मैग्नेटिक फील्ड B अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, दोनों का रेशियो है म्यू, म्यू इजकल टू B अपॉन H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। दिस इज, ये चुंबकनशीलता का सूत्र है, म्यू इजकल टू B अपॉन H। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है या मैग्नेटाइजिंग फील्ड है B, जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड उसमें मैग्नेटिक मटेरियल को रखे जाने पर उसको मैग्नेटाइज करता है, उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। तो B इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करता है, और H जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है जिसको अभी हमने डिस्कस किया। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फॉर्मूला ये हो गया, परमेबिलिटी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी का वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 से बहुत ज़्यादा होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसलिए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, तो वह अपने से होकर के अधिक से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करा सकता है। तो इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू का वैल्यू 1 से काफ़ी लार्ज होता है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का भी स्मॉल होता है लेकिन 1 से ज़्यादा होता है। लेकिन डाईमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है वह काफ़ी स्मॉल होता है, 1 से छोटा होगा, निगेटिव तो नहीं होगा लेकिन 1 से जो स्मॉल होता है, 1 से 0 to लाइज बिटवीन 0 to 1 फॉर ए डाईमैग्नेटिक मटेरियल इट्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इस प्रकार ये फार्मूला हो गया मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। अब इसका एसआई यूनिट हम देखें, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एसआई यूनिट टेस्ला होता है, बता चुके हैं चैप्टर 4 में ही। और इसका भी H का जो है मैग्नेटिक फार्मूला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एक ही होता है, एम्पियर पर मीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज टेस्ला अपॉन एम्पियर मीटर। B का होगा टेस्ला एम्पियर मीटर, तो टेस्ला पर एम्पियर मीटर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो जाएगा, रिवर्स टेस्ला मीटर पर एम्पियर दैट इज सिंबल में टेस्ला TM पर एम्पियर A-1। चूँकि मैग्नेटिक इंटेंसिटी चुंबकीय तीव्रता का होता है एम्पियर पर मीटर, तो टेस्ला अपॉन एम्पियर पर मीटर, तो मीटर पर मीटर है, मीटर इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर जाके मीटर हो जाएगा, एम्पियर नीचे में है, उसका पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो टेस्ला सिंबल T मीटर पर एम्पियर। और इस डायमेंशन फार्मूला इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन द 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस, डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दे सकता है ऑब्जेक्टिव में डायमेंशन, या शॉर्ट में ही लिखने के लिए 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इक्वल्स टू ML T-2 A-2, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला B का और H का मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला यहाँ के हेल्प से हम डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इक्वल टू ML T-2 A-2 ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वांटिटी है रिलेटिव परमिएबिलिटी विच इज द रेशियो ऑफ म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसी से रिलेटेड एक रिलेटिव परमिएबिलिटी, उसका भी यूनिट जैसे जो वही होगा, जो कि ये रेशियो है, दो सेम चीज़ का रेशियो है म्यू अपॉन म्यू नॉट का, तो इसलिए ये नंबर होगा, केवल ये यूनिटलेस होगा, केवल नंबर होगा उसका, क्योंकि दो सेम चीज़ का रेशियो है। रिलेटिव परमिएबिलिटी लेकिन म्यू नॉट का जो डायमेंशन यूनिट होगा वही होगा जो कि म्यू का होगा, म्यू नॉट का, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम का। लेकिन रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम का जो है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, तो उसका जो है दो सेम चीज़ का रेशियो है, दो सेम क्वांटिटी का, इसलिए ये केवल नंबर होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, इट इज डिफाइंड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम
is mu r, relative permeability mu r, and it is defined as the ratio of mu absolute permeability mu total permeability mu is equal to mu naught into mu r होता है अपॉन mu naught। तो ये रेशियो हो गया mu r इक्वल टू mu अपॉन mu naught का, इसलिए दोनों सेम क्वांटिटी है, परमेबिलिटी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बाई परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसलिए दोनों का रेशियो दोनों का सेम यूनिट है, इसलिए यूनिटलेस होगा, म्यू आर केवल नंबर होगा। तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। रिलेटिव परमेबिलिटी केवल ये नंबर है, इट इज ओनली ए नंबर। रिलेटिव परमेबिलिटी जो रेशियो सेम चीज़ का है म्यू अपॉन म्यू नॉट, लेकिन म्यू का जो यूनिट होगा वही म्यू नॉट का भी यूनिट होगा और डायमेंशन, लेकिन म्यू आर जो है केवल नंबर है। रिलेटिव परमेबिलिटी of the medium, relative permeability is dimensionless and is unitless and dimensionless, it is only a number, dimensionless। हमने बताया कि फेरोमैटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर का वैल्यू 1 से बहुत लार्ज होगा, जबकि पैरामैटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर का वैल्यू 1 से स्लाइटली ग्रेटर देन 1, और डाईमैटिक मटेरियल के लिए म्यू आर का जो वैल्यू होगा 1 से कम होगा लेकिन 0 से ज़्यादा होगा, निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है जो कि लास्ट टर्म है जिसको मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो ये इट इज ओनली ए नंबर। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज ओनली ए, म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज ओनली ए नंबर, ओनली ए नंबर है, यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, ए नंबर। नाउ इन लास्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये प्रॉपर्टी है किसी मैग्नेटिक मटेरियल का जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर किस हद तक कितना जल्दी वह मैग्नेटाइज हो जाएगा। हाउ इजली ए मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको चुंबकीय प्रवृत्ति हिंदी में कहा जाता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है सब किसी मैग्नेटिक मटेरियल का। इट इज डिफाइंड एज द property of a substance which shows that how easily its tendency to magnetize easily when placed in the external magnetic field. How easily a substance is magnetized, which shows that how easily a substance is magnetized when it is placed in the magnetic field. कितनी आसानी से चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है जब किसी सब्सटेंस को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच शोज इट्स टेंडेंसी टू मैग्नेटाइज इजीली, विच शोज हाउ इजीली a substance is magnetized, tendency to magnetize easily. How easily a substance is magnetized or tendency to magnetize easily is called how easily a substance is magnetized when placed in the external magnetic field. Placed in the external magnetic field. External magnetic field. That is, magnetic susceptibility is the tendency. It is the property of the substance that how easily a substance is magnetized when placed in the external magnetic field. कितना जल्दी वह चुंबकित हो जाएगा जब उसको बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। That is, tendency of a substance to magnetize easily is called magnetic susceptibility. That is, it is the tendency of a material to magnetize easily
in the external magnetic field. When it is kept in the external magnetic field, that is in the external magnetic field. Then in the magnetic field टेंडेंसी है कितना ज़्यादा, जैसे सॉफ्ट आयरन है, नरम लोहा है, स्टील से की अपेक्षा बहुत जल्दी चुंबकत्व जो है आसानी से टेंडेंसी है उसका मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेने का। इसलिए मैग्नेट बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने में, मैग्नेट को कंस्ट्रक्ट करने में, मैग्नेट को फॉर्म करने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या बार मैग्नेट हो, उसको बनाने में सॉफ्ट आयरन का यूज होता है। इसलिए कि वो आसानी से मैग्नेटिज्म जो है एक्वायर कर लेता है। तो अधिक स्ट्रेंथ का स्टील की अपेक्षा अधिक स्ट्रेंथ का मैग्नेट जो है बनाया जा सकता है सॉफ्ट आयरन के हेल्प से। तो सॉफ्ट आयरन की जो मैग्नेटिक टेंडेंसी है, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, वह स्टील की अपेक्षा ज़्यादा होती है, परमिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हाउ इजली मैग्नेटाइज इजली इन द, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल टू मैग्नेटाइज इजली इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन केप्ट इन, it is tendency of a material to magnetize easily in the magnetic field when it is kept inside the magnetic field. It is a scalar quantity and its formula is I upon H, intensity of magnetization upon in magnetic intensity, or it is, its symbol of magnetic susceptibility is, its symbol is काई। एक्स को घुमा कर लिखिए काई, इस ढंग से काई, थोड़ा टेढ़ा करके, एक्स को थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको लिखा जाएगा। सिंबल इसको क्या पढ़ा जाएगा, काई, काई, ये सिंबल हो गया काई। इस सिंबल को पढ़ते हैं काई, CHI। सिंबल ऑफ मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इज काई, और इस फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इज, इट्स फार्मूला इज काई इक्वल्स टू मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, काई इक्वल टू I अपॉन H, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I वेक्टर अपॉन H वेक्टर। दोनों का रेशियो, दोनों का यूनिट सेम होता है। मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी का फार्मूला हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई इक्वल टू I अपॉन H, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई इक्वल्स टू I अपॉन H। दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, काई इक्वल टू I वेक्टर अपॉन H वेक्टर। और चूंकि अभी आपने देख चुका है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है, सो इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशनलेस एज वेल एज यूनिटलेस। और डायमेट्रिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वह जो है नेगेटिव होता है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, वह टेम्परेचर, वह जो है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे क्यूरी लॉ कहा जाता है। तो इट इज ए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई इज ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी। I is the intensity of magnetization, चुंबकन तीव्रता, अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज चुंबकीय तीव्रता। चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता का अनुपात ये है चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको हिंदी में कहेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति काई इक्वल टू चुंबकन तीव्रता I वेक्टर अपॉन चुंबकीय तीव्रता, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I वेक्टर अपॉन H वेक्टर। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैव नो यूनिट्स, जो दोनों का यूनिट सेम है, I और H का दोनों का यूनिट सेम यूनिट है, इसलिए यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इट इज यूनिटलेस एंड dimensionless as well, dimensionless। और for a diamagnetic material its value is negative, it is negative for a diamagnetic material, and a small it is a small value is a small but positive for a paramagnetic material, and its value is very large for a ferromagnetic material। और टेम्परेचर, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूरी लॉ।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 9 में हम लोग उसको भी स्टडी करेंगे। अब इसके बाद डायमेंशनलेस हो गया, यूनिटलेस हो गया, तो ये भी एक नंबर है। मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इज ऑल्सो ए नंबर, केवल नंबर है क्योंकि यूनिटलेस है, डायमेंशनल है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसको हम रिलेट कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेसिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी म्यू एंड ससेसिबिलिटी काई, दोनों के बीच में रिलेट हम कर सकते हैं। और रिलेशन है म्यू इजकल टू म्यू आर, म्यू इजकल टू, हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको बी इजकल टू बी नॉट प्लस, हम लिख सकते हैं क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी इजकल टू बी नॉट प्लस बी एम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक मटेरियल, और बी इक्वल्स टू म्यू जीरो एच प्लस म्यू जीरो आई वेक्टर। दोनों साइड में हम डिवाइड कर देते हैं। स्टार्टिंग इक्वेशन ये हो गया जो पहले से मालूम है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन फ्री स्पेस प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक मटेरियल के कारण भी जो है मैग्नेटिक प्रोड्यूस होगा, उसमें भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के मटेरियल के कारण भी, तो बी एम हो गया। तो दोनों टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इजकल टू बी जीरो प्लस बी एम और बी इजकल टू म्यू जीरो एच प्लस म्यू जीरो आई, और एच से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। बी जीरो के जगह म्यू जीरो एच वेक्टर लिखा और बी एम के जगह म्यू जीरो आई वेक्टर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच वेक्टर, और बी वेक्टर बाई एच वेक्टर इजकल टू म्यू जीरो एच बाई एच, दैट इज म्यू जीरो ओनली, म्यू जीरो एच बाई एच कैंसिल हो गया एच, और म्यू जीरो आई बाई एच, म्यू जीरो आई वेक्टर बाई एच वेक्टर, और आई वेक्टर बाई एच वेक्टर अभी आपने पढ़ा मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी काई है ये, इसको हम लिख सकते हैं म्यू जीरो, ये तो म्यू जीरो एच बाई एच से डिवाइड किए हैं दोनों साइड में, तो बी वेक्टर बाई एच वेक्टर, म्यू जीरो एच बाई एच कैंसिल हो गया, प्लस म्यू जीरो आई वेक्टर बाई एच वेक्टर, ये डिवाइडेड बाई है म्यू जीरो आई वेक्टर बाई एच वेक्टर। तो यहाँ पर म्यू जीरो कॉमन हो जाएगा और ये काई हो जाएगा, म्यू जीरो 1 प्लस, और म्यू जीरो यहाँ बाहर कर लिए हैं कॉमन में तो 1 होगा, और आई वेक्टर बाई एच वेक्टर इजकल टू काई, ये काई हो गया, ये रिलेशन हो गया। बी बाई एच इजकल टू म्यू, इधर लिख देता हूँ, और बी बाई एच इजकल टू म्यू हो गया, इजकल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी म्यू एंड ससेप्टिबिलिटी काई। This is the relation. This can be written as equation 3. This is the relation between mu and H. This is the relation between permeability mu and susceptibility chi. This is the relation between mu and chi. और इसको अगर म्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो रिलेटिव परमिएबिलिटी और काई के बीच में रिलेशन आ जाएगा 1 प्लस काई, और म्यू बाई म्यू नॉट इजकल टू म्यू आर, म्यू आर इजकल टू 1 प्लस काई, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर एंड मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी काई। तो दोनों रिलेशन हमने देखा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू और काई के बीच में ये रिलेशन है, म्यू इजकल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, और म्यू बाई म्यू नॉट से अगर डिवाइड कर दें LHS में, दोनों तरफ म्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो RHS में 1 हो जाएगा, इधर म्यू बाई म्यू नॉट इजकल टू 1 प्लस काई, और म्यू बाई म्यू नॉट इजकल टू म्यू आर, अभी हमने बतलाया था। म्यू बाई म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, दैट इज म्यू जीरो, दोनों का रेशियो होता है एक कांस्टेंट, दोनों का रेशियो जो होता है वह क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाता है म्यू आर। तो म्यू आर जो है, म्यू आर को सापेक्षिक चुंबकनशीलता कहेंगे, माध्यम की सापेक्षिक चुंबकनशीलता। म्यू जीरो जो है वह पदार्थ की चुंबकनशीलता है, निरपेक्ष चुंबकनशीलता, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो इक्वेशन 3 रिलेट करता है परमिएबिलिटी म्यू और ससेसिबिलिटी काई को, चुंबकीय प्रवृत्ति काई के बीच में संबंध, और इक्वेशन 4 रिलेट करता है रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू और म्यू नॉट का रेशियो म्यू आर है, आई इक्वल टू 1 प्लस काई। तो इक्वेशन 4 रिलेट करता है रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई के बीच का रिलेशन। इक्वेशन 4 माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर
और और चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई के बीच में रिलेशन है। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डील करेंगे, जो कि और भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।